1791 से जब पहली बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाई गई थी, अमेरिकियों ने अपना पैसा इन संस्थानों के हवाले किया, यह जानते हुए कि यह सुरक्षित रहेगा। हालांकि बढ़ती ब्याज दरें और तेज मुद्रास्फीति ने कई बैंकों को असफल कर दिया है। हम अपनी रिपोर्ट 3 बैंकों की अचानक बंद होने की घटनाओं से शुरू करते हैं, जो अब आर्थिक क्षेत्र में झटके भेज रहे हैं और अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली के बारे में चिंताएं बढ़ा रहे हैं। ताजा खबर रविवार देर रात ट्रेजरी विभाग, फेडरल रिजर्व और एफडीआईसी ने कहा कि वे सिलिकॉन वैली बैंक को बंद करेंगे। सिलिकॉन वैली बैंक, जो टेक दुनिया के कुछ बड़े नामों को आरण देता था, 2008 की वित्तीय संकट के बाद से विफल होने वाला सबसे बड़ा बैंक बन गया। ये टेक स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल का केंद्र सिलिकॉन वैली बैंक है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में 16वां सबसे बड़ा बैंक था। इस सप्ताह की शुरुआत में बैंक ने बॉन्ड की बिक्री पर 1.8 अरब डॉलर का नुकसान उठाया, जो आंशिक रूप से फेडरल रिजर्व की तेज ब्याज दर वृद्धि से प्रेरित था। अब कहानी फिर से दोहरा सकती है। आज जब उनके शेयर मूल्य में गिरावट आई तो कई क्षेत्रीय बैंकों ने व्यापार रोका। अमेरिका में जहां कुछ विश्व के अग्रणी धन प्रबंधक एक और अमेरिकी बैंक के पतन की चेतावनी दे रहे हैं। सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक और फर्स्ट रिपब्लिक अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े बैंक विफलताओं में से हैं और विशेषज्ञ कहते हैं कि और भी जोखिम में हो सकते हैं। तो क्या चल रहा है और क्या आपका पैसा सुरक्षित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सैकड़ों छोटे और क्षेत्रीय बैंक दबाव महसूस कर रहे हैं। 280 से अधिक बैंक वाणिज्यिक रियल एस्टेट आर्न और उच्च ब्याज दरों से जुड़े संभावित नुकसानों के दोहरे खतरे का सामना कर रहे हैं। न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक कॉर्प में परेशानियां बढ़ रही हैं। बैंक ने घोषणा की है कि इस महीने उसकी जमा राशि में 7% की कमी आई है। जितने महत्वपूर्ण हैं, क्षेत्रीय बैंक हाल के दिनों में दबाव में आ गए हैं। पहले हमारे पास ब्याज दरों में नाटकीय वृद्धि का प्रभाव था। सख्त बैंकिंग विनियमों के परिणाम स्वरूप सीमित आरण देने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण समय पर क्रेडिट मिलना कठिन हो सकता है। हाल ही में देखी गई ब्याज दरों में तेजी से वृद्धि के कारण उधारकर्ताओं को काफी अधिक आरण भुगतान करना पड़ सकता है, जिससे अगर वे इन अतिरिक्त लागतों को वहन नहीं कर सकते तो चूक हो सकती है। यह फेड को ब्याज दर नीति को कड़ा करने और अपना काम करने की आवश्यकता होगी। मुद्रास्फीति को 2% के लक्ष्य तक वापस लाने में लगभग 929 बिलियन डॉलर की देनदारी 2024 में परिपक्व हो रही है। इन परिस्थितियों में बैंक एक संवेदनशील स्थिति में है, जहां प्रबंधन की विफलता या बाजार में गिरावट पूरे बैंकों के पतन को ट्रिगर कर सकती है। अमेरिका पहले कभी नहीं छात्र आरण में डूबा हुआ है। इस वर्ष छात्र आरण 1.4 ट्रिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। लगभग 70% छात्रों को कॉलेज पूरा करने के लिए आरण लेना पड़ा। औसतन प्रत्येक छात्र लगभग $30,000 के आरण के साथ स्नातक हुआ। पहली बार पूरे अमेरिका में क्रेडिट कार्ड का कुल कर्ज $1 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। इन दबावग्रस्त क्षेत्रीय बैंकों का संभावित विफल होना समग्र अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो सैकड़ों अमेरिकी बैंक गिरने के कगार पर क्यों हैं और क्या हमारा पैसा सुरक्षित है? सिलिकॉन वैली बैंक के पतन को 1 साल हो गया है और अब बैंकिंग प्रणाली में नई दरारें दिखाई दे रही हैं। दोनों प्रमुख और क्षेत्रीय बैंक सूचकांक 2023 के बैंक विफलताओं के बाद संघर्ष करना जारी रखते हैं। जबकि अधिकांश बैंकों को अच्छी स्थिति में माना जाता है, बैंकिंग में विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर लोग विश्वास खो देते हैं तो स्वस्थ बैंक भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। आधे ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अदृश्य हानियां अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित कर रही हैं। एफडीआईसी का कहना है कि 63 ऋणदाता दिवालियेपन के कगार पर हैं। ये पाया गया है कि सैकड़ों छोटे बैंक असफल होने के खतरे में हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 4,600 बैंक हैं, जिनमें से लगभग 4,000 सामुदायिक बैंक हैं। कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्षेत्रीय और सामुदायिक बैंक नहीं होते, जैसे कि संयुक्त राज्य में है। संयुक्त राज्य ये छोटे बैंक सामूहिक रूप से उतनी ही संपत्ति नियंत्रित करते हैं जितनी अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेज के पास है, जिसके पास $3.2 ट्रिलियन की संपत्ति है। जेपी मॉर्गन इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है, संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में। जेपी मॉर्गन पिछली सदी में हुई उल्लेखनीय बैंक विलयों में से जेपी मॉर्गन और इसके पूर्ववर्ती लगभग 1/4 में शामिल रहे हैं। क्लारोस ग्रुप ने हजारों छोटे बैंकों का विश्लेषण किया है, जो नियामक रिपोर्टों की समीक्षा कर उन बैंकों की पहचान करता है जिनकी पूंजी का 300% से अधिक वाणिज्यिक रियल एस्टेट ऋणों में है और ब्याज दरों से संबंधित संभावित घाटे हो सकते हैं। इस प्रकार ये पहचाना गया कि 282 अमेरिकी बैंक खतरे में हैं। जोखिम
इनमें से अधिकांश संस्थाएं कम से कम 10 अरब डॉलर की संपत्तियों वाली हैं। यद्यपि छोटे बैंक कम महत्वपूर्ण लग सकते हैं, लेकिन उन पर निर्भर समुदाय उनके हालात को लेकर चिंतित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 130 क्षेत्रीय बैंक हैं, जिनके पास कुल मिलाकर लगभग 3 ट्रिलियन 100 अरब डॉलर की संपत्तियां हैं। फिर वाणिज्यिक रियल एस्टेट मूल्यों में गिरावट आई, जिसने क्षेत्रीय बैंकों को विशेष रूप से प्रभावित किया। वाणिज्यिक रियल एस्टेट बहुत बड़े बड़े बैंकों के लिए प्रमुख जोखिम नहीं है। ये अधिक है वो क्षेत्रीय और वास्तव में छोटे बैंकों की अनुपातिक रूप से बहुत अधिक जोखिम होती है। अचल संपत्ति के लिए बड़े क्षेत्रीय बैंक छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों, स्थानीय सरकारों और गैर लाभकारी संगठनों के लिए ऋण का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। क्षेत्रीय ऋणदाताओं के बिना अधिक व्यवसायों को बड़े बैंकों की ओर रुख करना पड़ सकता है। सेवाएं जो अधिक महंगी और कम व्यक्तिगत हो सकती हैं, संभावित रूप से इन व्यवसायों के लिए कम आकर्षक विकल्पों का परिणाम हो सकता है। और अमेरिका मुद्रास्फीति से लड़ने की कोशिश करते हुए 10वीं लगातार ब्याज दर वृद्धि के लिए तैयारी कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके क्रेडिट कार्ड के कर्ज से लेकर घर के बंधक की कीमत तक सब कुछ बढ़ने वाला है। व्यक्तियों के लिए छोटे बैंकों की विफलताओं के परिणाम अधिक अप्रत्यक्ष होते हैं। हालांकि बैंकिंग प्रणाली अत्यधिक तनावग्रस्त है, इनमें से अधिकांश बैंक दिवालिया नहीं हैं या इसके करीब नहीं हैं, वे बस दबाव में हैं। हालांकि यह तनाव समुदायों और ग्राहकों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि बैंकों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि वे नई शाखाओं, तकनीकी नवाचार या अतिरिक्त भर्ती में निवेश न करें। अब हमारे पास फेडरल रिजर्व द्वारा प्रस्तावित नई पूंजी आवश्यकताएं हैं, जो पहले कवर नहीं किए गए क्षेत्रीय बैंकों तक विस्तार करेगी, और बैंकर्स का कहना है कि इससे उधारी में कटौती होगी। फेडरल रिजर्व ने मार्च 2022 से ब्याज दरें 11 बार बढ़ाई हैं। ये दरें कुछ वर्षों पहले की तुलना में काफी अधिक हैं, जिससे निश्चित दर संपत्तियों का मूल्य काफी कम हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप बैंकों के पोर्टफोलियो में वास्तविक हानि हो रही है, विशेष रूप से कम ब्याज दर व्यवस्था के तहत जारी किए गए बॉन्ड और मकानों के संदर्भ में। उन टिप्पणियों के अंतिम भाग, जिसमें कुछ दूर जाने की बातें और यह कि अंतिम ब्याज दर स्तर पहले की अपेक्षा से अधिक हो सकता है, निवेशकों को बुरी तरह से हिला दिया। इन टिप्पणियों का बॉन्ड्स के मूल्य पर भी मिश्रित प्रभाव पड़ा। ये बाजार में उतार चढ़ाव जो ब्याज दरों से जुड़े होते हैं समझना कठिन हो सकता है, और यह लोगों की नेटवर्थ को प्रभावित करता है। रेगुलेटरी दृष्टिकोण से बैंक के विलय और अधिग्रहणों पर, विशेष रूप से उन पर जो कुछ संपत्ति से अधिक हैं, कड़ी निगरानी बढ़ रही है। सीमाओं इसे बैंकिंग उद्योग में अत्यधिक संकेंद्रण को रोकने और अधिक प्रणालीगत स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। जोखिम प्रबंधन के संदर्भ में तनावग्रस्त बैंकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार करें, जैसे आड़ों का पुनर्गठन, निजी पूंजी की मांग, ताकि अपनी बैलेंस शीट को मजबूत कर सकें और बच सकें। हाल का इतिहास, जैसे कि 2008 का महान वित्तीय संकट, ने दिखाया है कि बैंक विफलताओं के परिणाम कई वर्षों तक फैले हो सकते हैं, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका के बैंकिंग क्षेत्र की वर्तमान स्थिति उन बैंकों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता और सक्रिय उपायों की मांग करती है, विशेष रूप से उन छोटे बैंकों की जो अपने स्थानीय समुदायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इकोनॉमी मीडिया में आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सदस्यता लें और नीचे टिप्पणियों में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं।